friend. हेलो फ्रेंड, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। आप सभी का बहुत बहुत बायोलॉजी बूस्टर में स्वागत है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये नीट बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो पर्टिकुलरली नीट बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, ड्रॉपर जो स्टूडेंट हैं, या इसके अलावा जो स्टूडेंट 11th 12th के साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, मैंने पिछला जब चैप्टर कंप्लीट करवाया था, चैप्टर नंबर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, तो उसके बाद में मैंने पोल डाला था, कम्युनिटी पोस्ट में पोल मैंने डाला था, और उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो मैक्सिमम 80% स्टूडेंट का जो पोल आया था वो चैप्टर नंबर 2 के लिए आया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ाने मुझे सारे ही हैं, 38 चैप्टर्स पढ़ाने पूरे 11th और 12th कंप्लीट बायोलॉजी नीट के हिसाब से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट 2024 को टारगेट करते हुए सारे 38 चैप्टर का जो कंप्लीट सिलेबस है वो मुझे करवाना है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा तो मैं अगेन आपसे पूछूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। सोच समझ के वोटिंग किया करना, सोच समझ के वोटिंग करना आप, ताकि आप ज्यादा वोटिंग जिस चैप्टर पे आएगी वही चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पढ़ना आपको है, पढ़ाना मुझे है, तो जिस चीज को आप पढ़ना चाहेंगे वो चैप्टर मैं पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर ही बात। चलिए, तो इस वीडियो से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। एक बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि नीट बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक या कोई भी पार्ट मैं वीडियो का अपलोड करता हूं, ठीक है, तो उसको आप ढंग से समझ लीजिए, तभी आप अगला पार्ट उस चैप्टर का देखिए, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 11th क्लास बायोलॉजी का नीट पॉइंट ऑफ व्यू और 11th बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करने वाले हैं। और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर कोई आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट बता सकते हैं। आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे हैंड रिटन नोट्स के लिए और कंप्लीट बायोलॉजी वीडियो कोर्स के लिए आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो ऐप का डिस्क्रिप्शन जो है, वो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, इसके अलावा बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बुक मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत अच्छी बुक है। पर्सनली मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूं आपको, मैंने इसे पढ़ी भी है और काफी अच्छी बुक है ये। 11th क्लास बायोलॉजी के लिए जो बच्चे सिर्फ 11th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अभी 11th क्लास में हैं और नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट राइट नाउ दे आर इन 11th क्लास, ठीक है, उन बच्चों के लिए बुक है। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है इसमें। 11th क्लास के सारे चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th क्लास में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारे इस बुक में दिए हुए हैं। और ये काफी अच्छी बुक है, इसको आप अगर ढंग से कर लेते हैं तो काफी हद तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी 11th क्लास के लिए। ठीक है, क्लियर ही बात। इस बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां जाके इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर का नाम क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 है ये, 11th क्लास बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी के लिए। ठीक है, 11th क्लास बायोलॉजी, नीट बायोलॉजी के लिए ये चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले चैप्टर का रोड मैप आपको पता होना चाहिए।
चैप्टर का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी हिसाब से पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, टॉपिक्स। इस चैप्टर में हम कितने टॉपिक पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो टाइप होता है, कौन कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन है वो इसमें आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है मोनेरा के बारे में, मोनेरा किंगडम के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना है फंगी, या कई लोग इसे फंजाई भी कहते हैं, फंजाई किंगडम के बारे में। इसके बाद आपको पढ़ना है वायरस, वायरॉइड एंड लाइकन्स के बारे में, ठीक है। ये पूरे चैप्टर का क्या है, ओवरव्यू है। अब इसको ध्यान से समझें। देखो, हर चैप्टर को अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि 11th क्लास भी आपके कवर हो और नीट की भी आपकी प्रिपरेशन साथ साथ हो, ठीक है। बेसिकली ये कोर्स नीट बच्चों के लिए है जो 2024 में नीट क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, टॉपिक जो अपन को पढ़ना है, सबसे पहला है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है। जनरली हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, जो कि RH विटेकर ने दिया था, जिसमें एनिमेलिया है, प्लांटिया है, इसके अलावा फंगी है, प्रोटिस्टा है और मोनेरा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इससे भी पहले कई सारे साइंटिस्ट आए थे। व्हाट इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उससे भी पहले अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है सारे, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे टाइप के क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि कब कौन सा क्लासिफिकेशन आया, किस साइंटिस्ट ने इस क्लासिफिकेशन को दिया, और इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई, ठीक है। क्लियर ही बात? तो ये डिटेल में अपन करेंगे, ठीक है। क्लियर ही बात? बिल्कुल ढंग से पढ़ना है, और अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, अगला लेक्चर अपलोड होने से पहले इसको ढंग से आप पढ़ लेना, तभी मजा है, ठीक है। नहीं तो फिर आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो और आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। क्लियर ही बात? सेकंड हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फोकस करते हुए 5 किंगडम है, एनिमल और प्लांट। एनिमल प्लांट मैंने यहां पे नहीं लिखा, थोड़ा सा एनसीईआरटी में आपके में दिया हुआ है इस चैप्टर में, बट वो इंट्रोडक्शन बताया हुआ है बस, और कुछ भी उसमें नहीं है एनिमल और प्लांट के बारे में, ठीक है। क्यों बताया इंट्रोडक्शन, उसको मैंने यहां इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि अलग से चैप्टर है उसका, चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम, और चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। पूरा डिटेल में चैप्टर गिवन है, तो वहां डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो 5 में से 2 आप निकाल दें, 3 बचते हैं। 3 किंगडम इस चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनका अलग से कोई चैप्टर है नहीं, ठीक है। तो मोनेरा डिटेल में यहां पे हम पढ़ेंगे। मोनेरा में आप सभी को पता है बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं, 2 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंगी के बारे में, ठीक है। फंगी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, क्या इसमें प्लांट और एनिमल की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बारे में हम इनके बारे में पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड के बारे में, ठीक है। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको अब तक यानी कि 2023 तक कोई सही से डिफाइन नहीं कर पाया कि इसको हम किस कैटेगरी में रखें। अभी 2023 में भी हम 1969 में जो RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसी को फॉलो करते हैं, और RH विटेकर ने भी वायरस को कोई प्लेस नहीं दी थी। तो वायरस अभी तक मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है कि वायरस को हम कहां रखें, ठीक है। क्लियर ही बात? तो इसलिए वायरस, वायरॉइड और लाइकन्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए 5th पॉइंट में हम 5वें टॉपिक में हम इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर ही बात? तो इस तरीके से चैप्टर चलने वाला है।
जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो इसे लिखें या स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन समझने से पहले इस चैप्टर का जो नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो लिविंग को हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में बांट रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नॉन लिविंग की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि बायोलॉजी पूरा का पूरा डिपेंडेंट लिविंग पे। तो लिविंग चीजें इस दुनिया में जो भी हैं उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया और किस किस साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया, बेसिकली उसी चीज पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए पहला अपना जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के टाइप क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखो कई टाइप के क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन इससे भी पहले एक क्लासिफिकेशन आया है और वो है एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया वो किसका क्लासिफिकेशन आया? एरिस्टोटल का, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, ठीक है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया एंशिएंट क्लासिफिकेशन, वो किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। देखो एरिस्टोटल जो थे ग्रीस में पैदा हुए थे और बहुत पहले की बात है, अराउंड 322 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो 322 बीसी के टाइम पे ग्रीस में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल जो थे ये एक तरीके से गुरु थे और कई चीजों की इनको नॉलेज थी। दुनिया में जितने भी जीनियस हुए हैं उनमें से महान जीनियस की जब गिनती होती है तो उसमें से एक नाम इनका भी होता है। इनको कई सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, ठीक है। ये फिलोसफर भी थे, ये बायोलॉजी के भी फादर हैं, ये जूलॉजी के भी फादर हैं, इसके अलावा ये आपके पॉलिटिकल साइंस के भी फादर हैं, ठीक है। इनके जो गुरु थे उनका नाम था प्लूटो और इनके जो शिष्य थे उनका नाम था सुकरात। सॉरी, इनके जो गुरु थे उनका नाम था प्लूटो और प्लूटो के जो गुरु थे उनका नाम था सुकरात, ठीक है। इनके जो शिष्य थे उनका नाम था सिकंदर। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर, जो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के काफी हद तक उसने विजय प्राप्त भी कर ली थी, कुछ एरिया रह गए थे बस, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और स्टूडेंट था जिनका नाम था थियोफ्रास्टस, जो फादर ऑफ बॉटनी भी है, ठीक है। तो एरिस्टोटल कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महान व्यक्ति थे उस समय के, ग्रीस में पैदा हुए थे और ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। इन्होंने क्लासिफिकेशन के संदर्भ में क्या कहा, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि इस दुनिया में प्लांट और एनिमल हैं लिविंग। इस दुनिया में दो ही लिविंग होते हैं, एक तो होते हैं प्लांट और एक होते हैं एनिमल, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट कैसे लिविंग है इन्होंने ये बताया। देखो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल है। देखो इन्होंने क्या किया, प्लांट, इन्होंने क्या बताया कि इस दुनिया में लिविंग दो ही हैं, ठीक है। एक तो प्लांट है और एक एनिमल है, ठीक है। ये दो ही इस दुनिया में क्या है, लिविंग है, ठीक है। यानी लिविंग को इन्होंने कितने भागों में बांटा? दो भागों में, ठीक है। एक तो इन्होंने बताया कि प्लांट लिविंग है और एनिमल लिविंग है, ठीक है। अब प्लांट को भी इन्होंने तीन भागों में बांटा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ध्यान से सुनना। एक होता है हर्ब, एक होता है श्रब और एक होते हैं ट्री, ठीक है। अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी ध्यान से समझते जाओ बस, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स को इन्होंने दो तरीके से बांटा। एक तो इन्होंने कहा कि एनिमल्स दो टाइप के होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं, टू टाइप के एनिमल्स हैं इस दुनिया में, ठीक है। टू टाइप कौन कौन से हैं? एक तो वो एनिमल है जिनमें आरबीसी होता है, ठीक है, यानी कि जिनका ब्लड हैव आरबीसी। एक वो एनिमल है जिनमें आरबीसी है, यानी कि जिनका ब्लड कैसा है, रेड है, ब्लड
रेड, ठीक है। और दूसरे एनिमल कौन से हैं बच्चों? दूसरे एनिमल वो हैं जिनका ब्लड डू नॉट हैव आरबीसी, इनमें आरबीसी नहीं है, ठीक है। तो इनका ब्लड कैसा है? ब्लड इज नॉट कलरलेस, इज नॉट रेड इन कलर, ठीक है। देखो दो चीजें उन्होंने बताई प्लांट और एनिमल के बारे में कि प्लांट तीन टाइप के हैं, कौन कौन से? हर्ब, शब और ट्री। इसके अलावा एनिमल जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक वो एनिमल होते हैं जिनका ब्लड रेड होता है, एक वो एनिमल होते हैं जिनका ब्लड रेड नहीं होता, ठीक है। रेड किसका ब्लड होता है? जिसमें आरबीसी पाए जाते हैं, और रेड किसका ब्लड नहीं होता है? जिसमें आरबीसी नहीं पाए जाते। कौन सा कलर है रेड नहीं है? तो ये इन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इन्होंने बताया कि रेड कलर नहीं होता कुछ जानवरों का, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कॉकरोच जो होता है या जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनका ब्लड का कलर रेड नहीं होता, ठीक है। क्लियर है बात? अगर हम कॉकरोच की बात करें तो व्हाइट सा कुछ कलर इसका निकलता है जब हम इसे मारते हैं, कभी मर जाए हमसे तो, ठीक है। तो इसका ब्लड रेड नहीं होता। ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका ब्लड रेड कलर का होता है, जैसे कि हम, डियर, टाइगर, काउ, डॉग, सब इनका ब्लड कैसा होता है? रेड होता है, ठीक है। क्लियर ही बात? तो इन्होंने ये बात बताई एनिमल के बारे में, ठीक है। एनिमल के बारे में इन्होंने एक और बात बताई, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एनिमल 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। एक और टाइप इन्होंने एनिमल का बताया, ठीक है। और वो क्या बताया? जो एनिमल लैंड पे रहते हैं, लैंड एनिमल, ठीक है, वाटर एनिमल, और तीसरा होता है आपका स्काई एनिमल, ठीक है। तो एरिस्टोटल बाबा ने क्या बात कही? एरिस्टोटल ने यह बताया कि एनिमल जो है, एनिमल को उन्होंने दो तरीके से क्लासिफाई किया। पहला क्लासिफिकेशन जो एनिमल को लेकर था वो उन्होंने ये बताया कि एनिमल दो टाइप के होते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आपको, घिचपिच नहीं हुआ ज्यादा। एनिमल दो टाइप के होते हैं, एक वो एनिमल जिनका ब्लड रेड होता है, जिनमें आरबीसी होता है वो, और दूसरे एनिमल वो होते हैं जिनका ब्लड रेड नहीं होता, जिनमें आरबीसी नहीं होता, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि एनिमल की 3 कैटेगरी और है, ठीक है। ऐसे एनिमल जो जमीन पे रहते हैं, एक वो कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी एनिमल्स की इन्होंने वो बताई जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि फिश वगैरह, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी इन्होंने वो बताई जो एनिमल स्काई में रहते हैं, जैसे ईगल, बर्ड वगैरह जो फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी इन्होंने एनिमल्स की बताई, और यहां पे इन्होंने एनिमल की 2 कैटेगरी बताई, ठीक है। बस इन्होंने और कुछ नहीं किया, इन्होंने इतना ही बताया। लेकिन इतना भी बता पाना उस समय में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लांट के बारे में इन्होंने क्या बताया? प्लांट के बारे में इन्होंने बताया कि प्लांट 3 टाइप के होते हैं, हर्ब, शब और ट्री। हर्ब क्या होते हैं बच्चों? हर्ब मतलब छोटे प्लांट, जैसे तुलसी का प्लांट हो गया, जैसे कि लेमन ग्रास हो गया, ठीक है। छोटे प्लांट होते हैं ना, जो छोटे से प्लांट होते हैं, छोटू से, मनी प्लांट, ठीक है, वो सब हर्ब कहलाते हैं, ठीक है। श्रब क्या होते हैं? श्रब मतलब थोड़े बड़े प्लांट, झाड़ियां टाइप जो होती है ना, जैसे कि लेमन का प्लांट है, नींबू का पेड़ है, ठीक है, या जो कैक्टस नहीं, जो ऐसे झाड़ियों वाले पेड़ नहीं होते, बेर होता है, बेर का पेड़, ठीक है, थोड़े बड़े मतलब साइज में, ठीक है, वो होते हैं श्रब, ठीक है। और तीसरे होते हैं ट्री, जो विशालकाय पेड़ होते हैं, जैसे बरगद का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब, ठीक है। तो इन्होंने 3 कैटेगरी बताई प्लांट की, एक हर्ब यानी कि छोटे प्लांट, एक शब यानी कि झाड़ियां उनसे थोड़े बड़े, और एक ट्री जो कि विशालकाय पेड़ होते हैं वो, ठीक है। क्लियर है बात? तो एरिस्टोटल ने ये सारी बातें बताई। एरिस्टोटल की कहानी यहां पे खत्म होती है, ठीक है। तो आप जल्दी से नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीन। आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड नंबर पे आते हैं, यानी कि एरिस्टोटल के बाद कौन से साइंटिस्ट आए क्लासिफिकेशन को बताने के लिए, ठीक है। तो एरिस्टोटल के बाद जो साइंटिस्ट आए क्लासिफिकेशन को बताने के लिए, वो बहुत सालों बाद आए। कहां? एरिस्टोटल 322 बीसी में आए थे, और कहां उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट आए वो 1758 में आए, ठीक है।
तो बहुत सालों के बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था कार्लोस लीनियस। ठीक है, तो दूसरे जो वैज्ञानिक हैं, अच्छा एरिस्टोटल किस टाइम पे थे, थोड़ा सा डेट भी याद रखना, 322 बीसी। ठीक है, एरिस्टोटल 322 बीसी। ठीक है, अब अगले जो साइंटिस्ट हैं, बच्चों सेकंड। ठीक है, सेकंड है अपने कार्लोस लीनियस। कार्लोस लीनियस, ठीक है, ये कब आया ध्यान से सुनो। ठीक है, 1758 के टाइम पे। ठीक है, तो बहुत सालों के बाद एडी में आई है, वो कहां बीसी में थे, एडी में थे। ठीक है, काफी साल पहले, मतलब 2000 साल का गैप है लगभग बीच में। ठीक है, तब तक कुछ नहीं हुआ, तब तक मतलब अरिस्टोटल की बात ही हम सच मानते रहे। कार्लोस लीनियस जब आए तो इन्होंने पूरी थ्योरी को पलट दिया। इन्होंने बच्चों क्या कहा, इन्होंने कहा कि एरिस्टोटल गलत थे। ठीक है, मैं जो बता रहा हूं वो सही है। ठीक है, क्लियर ही बात। देखो, कभी भी साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो कभी भी बेइज्जती फील नहीं करते, और हमें भी अपनी लाइफ में इस चीज को फॉलो करना चाहिए। साइंटिस्ट कभी भी छोटे बड़े नहीं होते। जैसे कि मान लो गैलीलियो थे फिजिक्स में, तो गैलीलियो से भी पहले एक साइंटिस्ट थे निकोलस। ठीक है, सॉरी कॉपरनिकस। ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, पहले ये मानते थे कि अर्थ के चारों तरफ सन रिवॉल्व करता है, लेकिन कॉपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया कि ये गलत है। ठीक है, बाइबल में जो लिखा है आपने वो भी गलत है। उन्होंने बताया कि सन के चारों तरफ पृथ्वी रिवॉल्व करती है, ना कि सन रिवॉल्व करता है पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, उनका बहुत विरोध हुआ, उनको और करेक्ट किया गैलीलियो ने, उन्होंने और ग्रहों के बारे में बताया और इस चीज को टेलीस्कोप की मदद से प्रूफ किया। उसके बाद न्यूटन ने और अच्छी चीजें बताई फिजिक्स में, न्यूटन के नियमों में भी कुछ कमी थी। उसके बाद आइंस्टीन ने उसको और विकसित किया। ठीक है, क्लियर ही बात। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ बताया तो उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, और अगर किसी साइंटिस्ट ने कुछ बताया और उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंटिस्ट जो है छोटा साइंटिस्ट है या उसने उतना अच्छा नहीं बता पाया, वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सभी साइंटिस्ट अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर एक साइंटिस्ट ने ये चीज बताई तभी उससे दूसरा साइंटिस्ट उसकी नॉलेज को यूज करके यहां पहुंचता है, और तीसरा यहां। तो इस तरीके से साइंस प्रोग्रेस करती है। साइंटिस्ट कभी छोटे बड़े है ही नहीं, सारे साइंटिस्ट बड़े हैं। तो इस तरीके से साइंस प्रोग्रेस करती है। तो एरिस्टोटल अपनी जगह महान थे, लेकिन उनकी बात को और करेक्ट करते हुए कार्लोस लीनियस ने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म जो हैं ब्लड के हिसाब से, या प्लांट को आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि प्लांट जो मतलब हर्ब होते हैं, शर्ब होते हैं, या आपके ट्री होते हैं। ठीक है, इन्होंने एक अलग सिस्टम दिया। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप इनकी उपलब्धियां सुने। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहली बात ये है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। कोई आपसे कहे कि एंशियंट क्लासिफिकेशन के फादर कौन है, पुराना जो वर्गीकरण था उसके फादर कौन है, तो वो है कौन, एरिस्टोटल। लेकिन कोई आपसे कहे कि क्लासिफिकेशन के फादर कौन है, तो कौन है, कार्लोस लीनियस। ठीक है, कोई आपसे कहे कि फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन के जनक कौन है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के फादर हैं कार्लोस लीनियस ही। कोई आपसे कहे कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। टेक्सोनॉमी कुछ भी नहीं है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का अध्ययन जो होता है उसी को टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो उसके फादर भी किसको माना जाता है, कार्लोस लीनियस को। ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कार्लोस लीनियस ने एक सिस्टम दिया था जिसका नाम था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जो द्विनाम पद्धति या द्विपनाम पद्धति है वो किसने दी थी, कार्लोस लीनियस ने दी थी। ठीक है, आज हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, भले वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका नाम जब रखते हैं तो दो नामों से मिलकर उसका नाम बनता है, द्विनाम पद्धति उसे कहते हैं। और ये जो सिस्टम है
ये दो नामों वाला जो सिस्टम है सबसे पहले किसने बताया था? कार्लोस लीनियस ने। और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने बताया था 1751 में, 1758 से भी पहले। ठीक है, 1751 में इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, अब 1758 में इन्होंने क्या किया? 1758 इस साल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, यानी कि दो किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत पद्धति, दो जगत वर्गीकरण कब दिया? 1758 में। किसने दिया? कार्लोस लीनियस ने। इसमें इन्होंने ये कहा कि कोई भी लिविंग होता है, कोई भी लिविंग है, वो कितना टाइप का है? दो ही टाइप का है। उसमें फर्दर ऐसा आप नहीं कह सकते कि रेड ब्लड सेल है नहीं है, ठीक है, या फिर हर्ब शर्ब आप नहीं कह सकते। लिविंग दो ही टाइप के होते हैं। एक तो इन्होंने बताया प्लांटिया यानी कि पादप, प्लांट्स। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया एनिमेलिया यानी कि जंतु, एनिमल्स। ठीक है, इन्होंने दो लिविंग बताया इस दुनिया में। ठीक है, यहां खत्म होती है किसकी कहानी? कार्लोस लीनियस की। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में होते हैं, प्लांट और एनिमल। ठीक है, लेकिन क्या ये बात पूरी सही है? नहीं, ये बात पूरी सही नहीं है, क्योंकि इसके बाद और साइंटिस्ट है, उन्होंने इनमें और चीजें ऐड की। ठीक है, क्लियर ये बात? तो कार्लोस लीनियस के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये हैं। इसको आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी से